नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का पाठ 3 वनस्पति जगत। इसमें हमें पढ़ना है वर्गीकरण के प्रकार। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस पाठ 3 का। देखो बच्चों, ये जो शब्द है वर्गीकरण, इससे आप परिचित हैं। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास सजीव हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, इन पादप और जंतुओं को हम अनेक प्रकार की समानताओं, असमानताओं, विकासीय क्रम व अन्य गुणों के आधार पर, बहुत सारे अन्य गुणों को कंसिडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो अन्य गुणों के आधार पर हम सभी सजीवों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देते हैं, समूहों में विभाजित कर देते हैं। और ये जो समूह है, ये समूह कहलाते हैं वर्ग या ग्रुप्स। तो सजीवों को वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ओके, अब देखो, वर्गीकरण जो है यह प्रक्रिया है एक जो सतत रूप से चलती आ रही है। जब से हमारी मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ, तब से मनुष्य ने अपनी उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर अपने पास पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं का अपने हिसाब से वर्गीकरण किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पाठ में, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हम यहाँ पर वर्गीकरण के प्रकारों में उन वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे या उन वर्गीकरण तंत्रों का अध्ययन करेंगे जो वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किए गए। तो इसमें बच्चों 3 वर्गीकरण हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और तीसरा है जाति वृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इनका क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक विकास मतलब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था कृत्रिम या आर्टिफिशियल, इसके बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र, और फिर जाति वृत्तीय या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का विकास किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल पढ़ते हैं कृत्रिम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो यह वर्गीकरण, इस वर्गीकरण का आधार क्या है? देखो, इस वर्गीकरण का आधार है सजीवों की बाह्य आकार की, यानी कि बाहरी संरचना, वो हमें बाहरी रूप से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं, उसके आधार पर सजीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ग बनाए गए या जो समूह बनाए गए, उसमें बहुत ही कम जानकारी हमें प्राप्त होती थी। मतलब जो एक समूह है, तो इस समूह को किन गुणों के आधार पर इस समूह के अंदर हमने विभिन्न जातियों को रखा, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स कवर होते थे, यानी कि बहुत कम जानकारियों के आधार पर ही उस समय समूह बना दिए जाते थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, ये जो वर्गीकरण का सिस्टम है, कृत्रिम वर्गीकरण सिस्टम जो है, इसमें जो सबसे मुख्य वैज्ञानिक का नाम आता है वो है अरस्तु, जो कि एक ग्रीक दार्शनिक थे और इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने इस तंत्र को अपनाया था और उन्होंने उस समय इनको जितनी भी जातियां ज्ञात थीं उन सब को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो अरस्तु ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बहुत सारे जंतुओं को या जातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। ठीक है, और इनका जो वर्गीकरण है वही आगे जो हम प्राकृतिक या जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र पढ़ते हैं, इनका भी आधार बना था। तो अरस्तु ने बच्चों क्या किया था, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। उन्होंने सभी सजीवों को 2 वर्गों में बांटा था, पादप और जंतु। ठीक है,
जंतुओं में उन्होंने जो वर्गीकरण किया था, प्राणियों का वर्गीकरण जो उन्होंने किया था वो इस आधार पे किया था कि उनमें लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित है। और फिर उन्होंने पेड़ पौधों को आगे वर्गीकृत किया था, जैसे उनके सरल आकार की लक्षणों के आधार पर उन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष, इन 3 समूहों में पौधों को विभाजित किया था। और जंतुओं का विभाजन उन्होंने किया था उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले, इस यानी कि गति के आधार पर उन्होंने जंतुओं को आगे वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो अरस्तु ने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स लेते हुए, बहुत ही बेसिक चीजों को आधार बनाते हुए वर्गीकरण प्रणाली को विकसित किया था। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, इसके बाद में नाम आता है कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं और ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो उसमें उन्होंने मुख्य आधार बनाया था पुष्पीय लक्षणों को। और इनकी लिखी हुई 2 पुस्तकें, एक है जेनेरा प्लैंटेनम 1737 में एंड सेकेंड इज स्पीशीज प्लैंटेनम 1753। ये जो 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी, इसमें उस समय तक कैरोलस लिनियस ने जितनी भी पादप उनको ज्ञात थे उन सभी का विस्तृत वर्गीकरण यहाँ पर उन्होंने किया था। ठीक है, और आज दिन तक भी कैरोलस लिनियस ने जितनी स्पीशीज की खोज करी है और उनका जो उन्होंने वर्गीकरण दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बनता है आगे के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनमें। ठीक है, यानी कि ये विकास का प्रथम सोपान अरस्तु और कैरोलस लिनियस ने हमारे लिए तैयार किया था और उसी को आधार मानकर हम आज भी वर्गीकरण को लगातार परिष्कृत करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कृत्रिम वर्गीकरण उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे इस कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र में कुछ कमियां दिखाई दी। जैसे पहली कमी कि वर्गीकरण करने के लिए बहुत ही कम गुणों को आधार बनाया गया था, यानी कम लक्षणों के आधार पर ही हम लोगों ने क्या किया था, समूह बना दिए थे या वर्ग बना दिए थे, जो सही नहीं था। दूसरा, कायिक लक्षण और लैंगिक गुण दोनों को यहाँ पर समान महत्व दिया गया था, जबकि हम जानते हैं बच्चों कि कायिक लक्षण जो हैं ये हमारे पर्यावरण के हिसाब से थोड़े बहुत परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण में इन्होंने इन दोनों को एक समान महत्व दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या हुआ कि बहुत सी जो समीप संबंधित जातियां थीं जिनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन था, ऐसे जातियों को भी अलग अलग या दूर दूर रख दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लक्षणों का अध्ययन किया गया था, है ना। तो इन कुछ कमियों को कृत्रिम वर्गीकरण में देखा गया और फिर धीरे धीरे वर्गीकरण के में जैसे सुधार हुआ तो एक नया वर्गीकरण तंत्र विकसित किया जिसको कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। देखो यहाँ पर बाह्य आकारिकी के साथ साथ जो भी सजीव है उसकी आंतरिक संरचना, शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, है ना, एनाटॉमी, इन सब को भी आधार बनाया गया। यानी कि हमने यहाँ पर वर्गीकरण करने के लिए कुछ लक्षणों को नहीं बल्कि बहुत सारे लक्षणों को या बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया, उसके बाद में तुलना करके वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो ये इसका एक आप कह सकते हो मेरिट था, है ना, इसकी एक अच्छी खूबी थी। अब यहाँ पर जो नाम आता है वैज्ञानिक का प्राकृतिक या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो वो नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम पर आधारित एक ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जो आज तक का बेस्ट क्लासिफिकेशन है। आज भी जब आप अभी हायर क्लासेस में जाओगे, बीएससी करोगे या
प्लांट टैक्सोनॉमी में कुछ भी पढ़ोगे तो बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और आज भी वो प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इस वर्गीकरण में भी कुछ कमियां पाई गई। क्या कमियां पाई गई कि ये जो वर्गीकरण था इसमें सजीवों के विकास और जाति वृत्तीय समानताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था। ठीक है, क्यों ध्यान में नहीं रखा गया था? क्योंकि उस समय तक विज्ञान इतना विकसित नहीं था। फिर जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम और आगे बढ़े वैसे वैसे हमें पता चलने लगा कि नहीं भाई फाइलोजेनी भी कुछ होता है, इवोल्यूशन भी कुछ होता है। तो फिर इवोल्यूशन और फाइलोजेनी के ऊपर आधारित ये वर्गीकरण नहीं था, इसलिए ये इसकी एक कमी रह गई। तो कई जातियां जो विकास या जाति वृत्ति यानी कि फाइलोजेनी के आधार पर निकट संबंधी थी वो अलग अलग वर्गीकृत हो गई थी। इसलिए वर्गीकरण में और संशोधन की आवश्यकता पड़ी और हमारे पास नया क्लासिफिकेशन आया, जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम का विचार कहाँ से आया, है ना, कि भाई जाति वृत्ति फाइलोजेनी भी कोई चीज होती है, यानी कि जैसे एक सजीव है तो ये जो सजीव है इसका कोई ना कोई पूर्वज होगा भाई, है ना, और इस पूर्वज से एक सजीव तो ये विकसित हो गया, हो सकता है दूसरे भी इससे मिलते जुलते, बिल्कुल इसके जैसे नहीं हो बट इससे मिलते जुलते कुछ और सजीवों का विकास भी इस एक पूर्वज से हो सकता है। ये फाइलोजेनी है ना, कि हमारा विकास कहाँ से हुआ, हमारे पूर्वज कौन कौन थे। तो ऐसे प्रयोग करे लैमार्क और डार्विन ने, है ना। तो लैमार्क और डार्विन के जातियों के विकास संबंधी प्रयोगों के प्रकाशित होने के बाद इन्होंने जो अपने डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी और लैमार्क ने अपने सिद्धांत दिए अंगों की उपयोगिता अनुपयोगिता का, है ना, और तो इन सब विकास संबंधी प्रयोगों के आधार पर वर्गीकरण के एक नए सिस्टम का विकास हुआ जिसमें बाह्य आकारिकी के साथ साथ जीवों के मध्य विकासीय संबंध, है ना, कैसे विकास हुआ है और उनमें आनुवंशिक रूप से क्या क्या समानताएं हैं। देखो, जब एक ही पूर्वज से 3 जातियों का विकास होगा तो दिखती बात है कि भाई यहाँ जो डीएनए है उसी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और ये 3 जातियों का विकास होगा, यानी कि आनुवंशिक रूप से उनके बीच में कुछ समानताएं होंगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमें याद रखने हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण में। तो यहाँ पर बाह्य लक्षण वगैरह तो सब ठीक है, वो भ्रूण विज्ञान, शरीर विज्ञान, है ना, पादप रसायन विज्ञान, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या चीजें और जोड़ी गई, विकासीय संबंध और आनुवंशिक समानताएं, इनको भी आधार माना गया। यहाँ पर बच्चों जो नाम हमें वैज्ञानिक का याद करना है जिन्होंने इस वर्गीकरण को सबसे पहले प्रस्तुत किया वो है एंगलर और प्रेंटल। तो एंगलर और प्रेंटल ने सबसे पहले इस तरह के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने क्या किया, किसी एक जाति का अगर वो वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसको उन्होंने एक विकासीय वंश वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया कि भाई ये कोई एक स्पीशीज यानी कि पूर्वज रहा होगा, यहाँ से इस तरह से ये 2 जातियों का विकास हुआ, जाति नंबर 2, 3, फिर इस 3 से कुछ इस तरह से ये 3 जातियां विकसित हुई होंगी, 4, 5, 6। तो इस तरह से बच्चों एक है ना विकासीय वृक्ष, ये आपको शो कर रहा है एक वृक्ष के रूप में कि किस तरह से जातियों का विकास हुआ। तो इस तरह से जाति का वर्गीकरण एक विकासीय वृक्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये था जाति वृत्तीय वर्गीकरण। अब इस तरह के जाति वृत्तीय वर्गीकरण से वैज्ञानिकों को बहुत, ये आप कह सकते हो कि वर्गीकरण करने में बहुत सुविधा हो गई कि भाई ये 6 नंबर की कोई जाति है, ये जाति 1 नंबर की जाति से इस तरह से संबंधित है, ये एक रास्ता पता चल गया भाई इनके बीच में क्या संबंध है कि 1 नंबर से 6 नंबर जाति बनी और इनके बीच में एक 3 नंबर जाति और आई, है ना। तो इस तरह से वंश वृक्ष के रूप में उन्होंने एंगलर और प्रेंटल ने सबसे पहले जाति वृत्तीय वर्गीकरण को बहुत अच्छे से हमें समझाया। अब बच्चों ऐसा है कि ये वर्गीकरण तो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है,
कि जैसे जैसे हमारे तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमने हमारी पकड़ को मजबूत किया, तो वैसे वैसे वर्गीकरण के क्षेत्र में भी नए नए आयाम स्थापित होने शुरू हो गए। जैसे और बहुत सी नई तरह की वर्गीकरण की विधाएं हमारे सामने आ गई, जैसे साइटोटैक्सोलॉजी। ये जो साइटोटैक्सोलॉजी है ना, ये क्या करती है, यहाँ पर हम क्रोमोसोम गुणसूत्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। यानी कि वर्गीकरण करते समय गुणसूत्रों को मुख्य रूप से, गुणसूत्रों में क्या समानता है, गुणसूत्रों में क्या असमानता है, उसको आधार बनाते हुए साइटोटैक्सोलॉजी में वर्गीकरण किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी, जो ये कीमोटैक्सोनॉमी विधा है, इसको रसायन वर्ग की कहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के अंदर कौन कौन से रसायन उपस्थित है, वो रसायन किस रसायन से बन रहा है, तो इस तरह से उनका अध्ययन करते हुए, रसायनों का अध्ययन करते हुए जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसको कीमोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये ज्यादातर जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है, औषधीय पौधों का, क्योंकि कोई भी पौधा औषधि महत्व का पौधा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा रसायन उपस्थित है जो औषधीय गुण रखता है। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है, औषधि पौधे हैं, उनका वर्गीकरण इस करते समय इस जो फील्ड है कीमोटैक्सोनॉमी, उसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, ये है हमारी एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बच्चों क्या, इसको हम कहते हैं संख्यात्मक वर्ग की। संख्यात्मक वर्ग की में क्या किया जाता है कि सजीवों को, जो सजीवों के जितने भी गुण होते हैं, उनको एक विशेष अंक दिया जाता है। ठीक है, गुणों को क्या कर देते हैं हम, अंक दे देते हैं या कोड दे देते हैं, और फिर उन कोड या नंबरों के आधार पर कंप्यूटर की मदद से, यहाँ पर कंप्यूटर एनालिसिस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो कंप्यूटर की मदद से उन नंबर्स यानी कि संख्याएं जो हमने दे रखी हैं या हमने जो कोड्स दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के जो जातियां हैं, स्पीशीज हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है या उनके बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है। अब चौथा है सबसे एडवांस फील्ड, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स। ये जो विधि है बच्चों, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के लेवल पे जातियों का अध्ययन किया जाता है और उनके बीच में फाइलोजेनेटिक रिलेशन को स्टडी किया जाता है कि भाई ये किस तरह से डीएनए का विकास हुआ होगा और किस तरह से एक स्पीशीज से दूसरी कई स्पीशीज का विकास हुआ होगा, कई जातियों का विकास हुआ होगा। तो इस तरह की मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स का अध्ययन किया जाता है और वर्गीकरण को, जो सजीवों के वर्गीकरण को और भी परिष्कृत किया जाता है और भी रिफाइन किया जाता है, ताकि हमें सबसे बढ़िया तरीके से और सबसे विश्वसनीय तरीके से वर्गीकरण मिल सके। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक कि किस तरह से वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब ऐसा है बच्चों कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया तो वर्गीकरण के प्रकार पूरे हो गए। वर्गीकरण तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज की तारीख में अगर हमारे पास कोई एक नई स्पीशीज मिल जाती है, हमें कोई एक नया जीव हमें मिल जाता है, तो उस जीव को हम कितने सारे हमारे पास आयाम हैं, उनके आधार पर हम उसका अध्ययन कर देंगे और उसको किसी न किसी वर्ग में रखने का प्रयास करेंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी तक जितना अध्ययन करके जितने आयाम निर्धारित करे हैं या जितने वर्ग बनाए हैं, वो जो नया सजीव मिले वो उन वर्गों में कहीं भी सेट नहीं हो, तो फिर क्या होगा, वर्गीकरण का जो ये तंत्र है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी और उस नए सजीव के लिए नए वर्ग का निर्माण भी किया जा सकता है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो विज्ञान की तकनीकों में जैसे विकास होगा और जैसे जैसे सजीवों की नई स्पीशीज मिलेंगी, उसके आधार पर यह भी निरंतर परिवर्तनशील रहेगा।
ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।